गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज का विषय इतिहास चर्चा का विषय है 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी काल में अर्थव्यवस्था का विकास। अर्थव्यवस्था के विकास के अंतर्गत व्यापार और वाणिज्य का विकास। व्यापार के विकास के उत्तरदायी तत्व या कारक। 200 BC से 300 AD तक का काल व्यापार एवं वाणिज्य के काल के रूप में जाना जाता है। यह काल विविध आंतरिक एवं विदेशी व्यापारिक गतिविधियों का साक्षी है। 45 AD में हिप्पलस द्वारा पश्चिमी एशिया से भारत तक का मानसून व्यापारी मार्ग का खुलना एक ऐतिहासिक विकास था। विदेशी व्यापार के क्षेत्र में एक नए मार्ग की स्थापना में उसको एक महान सहायक तत्व के रूप में समझा जाता है। मौर्यों द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापार के प्रारंभ को विकास का एक महान पूर्ण कारक समझा जाता है। मौर्यों द्वारा स्थापित एक रूप प्रशासन एवं संचार प्रणाली में हुए विकास के कारण उपमहाद्वीप में एकता आई तथा व्यापार एवं वाणिज्य के विकास के लिए सहायक परिस्थितियां उत्पन्न हुई। बचत की कृषि विकसित हो गई थी। जनसंख्या के एक भाग शहरों में निवास करने लगा था। कृषि उत्पाद व्यापार की वस्तु बन गया था क्योंकि लोगों की अधिकतम संख्या शहरों में थी जो अपने खाने के लिए स्वयं उत्पादन नहीं कर सकती थी। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के अनुयायियों की संख्या अब काफ़ी हो गई थी, जिन्होंने संपत्ति के एकत्रीकरण के पुनः वितरण पर बल दिया। अब विभिन्न व्यवसायों में व्यापार का स्तर ऊंचा हो गया था। व्यापारियों और बौद्ध संघों के बीच महत्वपूर्ण गहरा संबंध था तथा व्यापार मार्गों पर अनेक बौद्ध विहार स्थित थे। इस संयोजन में बौद्ध धर्म की सहायक भूमिका भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म एवं बौद्ध भिक्षुओं को संरक्षण प्रदान करने वाले व्यापारी व मठ और उनको अनुदान देने वालों के बीच निकट संबंध था। इस संयोजन में सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म में महायान धर्म का उदय होना था। बुद्ध प्रतिमा की पूजा के कारण धार्मिक अनुष्ठानों के अनुपालन में वृद्धि हुई। अब मठों में लैंप जलाने के लिए तेल, खुशबू के लिए अगरबत्ती, स्तूपों की सज्जा के लिए रेशमी ध्वजों की आवश्यकता हुई। भिक्षुओं ने जैसे ही मठों में अस्थायी जीवन जीना प्रारंभ किया, उन्हें वस्त्रों की आवश्यकता हुई। उन्होंने अब अपनी भूमि और संपत्ति रखना शुरू कर दिया तथा अब वे भोजन एवं अपनी अन्य आवश्यकताओं के लिए
दान पर आश्रित नहीं रह गए थे। इसलिए धीरे धीरे इस समय के भिक्षु वस्तुओं के प्रमुख उपभोक्ता बन गए। शहरी केंद्रों के विस्तार ने विलासी वस्तुओं के अस्तित्व के लिए उपभोक्ताओं के एक नए वर्ग को जन्म दिया। बाहरी देशों से भी भारतीय वस्तुओं की भी मांग बढ़ गई। इस समय जिन दो साम्राज्यों का उदय हुआ वे थे पश्चिम में रोमन साम्राज्य एवं चीन में हान साम्राज्य। रोमन साम्राज्य के अंदर मसाले, सुगंधित लकड़ी की भारी मांग थी। साथ ही उत्तरी हान साम्राज्य के शासकों ने व्यापारियों के प्रति उत्साहवर्धक नीति अपनाई। परिणाम स्वरूप भारत, मध्य एशिया और चीन के बीच व्यापार समझौतों में वृद्धि हुई। भारत में विदेशियों के कारण भारत का मध्य एशिया के बीच होने वाले नियमित व्यापार का आधार सुदृढ़ हो गया। अफगानिस्तान के साथ व्यापार समझौता अभी भी अस्तित्व में अफगानिस्तान के साथ व्यापार समझौते अभी भी अस्तित्व में थे, परंतु अब मध्य एशिया ने भी व्यापार के नए मार्ग खोल दिए। इन मार्गों में एक प्रसिद्ध मार्ग पुरातन रेशम मार्ग था। विभिन्न मानव जाति के व्यापारियों ने कई व्यापारिक केंद्रों एवं कॉलोनियों का निर्माण करवाया, जहां से व्यापारी अपना कार्य कर सकते थे। इस तरह के स्थानों के उदाहरण हैं कंधार, मकरंद, खोतन, मीरान इत्यादि। कुषाण उस रेशम मार्ग पर नियंत्रण करते थे जो कि चीन से आरंभ होकर मध्य एशिया, अफगानिस्तान एवं पश्चिम एशिया से होकर गुजरता था। कुषाणों के लिए मार्ग अधिक आय का साधन था। उन्होंने व्यापारियों से शुल्क उगाए। भारत को मध्य एशिया के अरावली पर्वत से स्वर्ण को अधिक अच्छी मात्रा में प्राप्त हुई। सोना रोमन साम्राज्य के साथ हुए व्यापार से भी प्राप्त हो जाता था। चर्चा का अगला पॉइंट है विदेशी व्यापार। आर्थिक दृष्टिकोण से विदेशी व्यापार इस काल की आर्थिक दृष्टिकोण से विदेशी व्यापार इस काल की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण केंद्र था। इस काल में भारत रोम व्यापार का विकास हुआ। भारत रोम व्यापार मुक्त भोग विलासिता की वस्तुओं पर केंद्रित था। भारत रोम व्यापार में रोजमर्रा से संबंधित वस्तुओं का विशेष योगदान नहीं था। इस व्यापार का अधिक प्रभाव प्रायद्वीपीय भारत पर ही दिखता है। इसका कारण है कि इस व्यापार की शुरुआत प्रायद्वीपीय भारत से होती है। भारत रोम व्यापार दो प्रकार का था। पहला प्रादेशिक व्यापार। प्रादेशिक व्यापार के अंतर्गत भारतीय वस्तुओं को प्रत्यक्ष तौर पर रोम भेजा जाता था। इस समय निर्यात की प्रमुख वस्तुएं थी मसाले, विशेष रूप से काली मिर्च की मांग ज़्यादा थी। सूती वस्त्र, मलमल, मोती तथा कीमती पत्थर इत्यादि। व्यापार का दूसरा प्रकार तरीका था पारगमन व्यापार। इस व्यापार में भारत की भूमिका एक एजेंट की थी। यह व्यापार रेशम से जुड़ा था। रेशम चीन से भारत के कोरोमंडल तट पर लाया जाता था एवं यहाँ से मलय तट पर लाया जाता। तत्पश्चात रोम भेजा जाता था। भारत में आयात की जाने वाली वस्तुएं थी रोमन मृद्भांड एवं शराब। यह मुख्यतः सोने और चांदी के सिक्कों के बदले प्राप्त होती थी, लेकिन फिर भी व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था।
इसका कारण यह था कि भारतीय वस्त्रों की मांग रोम में बहुत अधिक थी। प्लिनी के उल्लेख से यह पता चलता है कि भारी मात्रा में सोने का निर्गमन रोम से हो रहा था। विदेशी व्यापार का दूसरा पहलू दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार था। संस्कृत साहित्य में स्वर्णभूमि और स्वर्णदूप जैसे शब्दों का उल्लेख मिलता है। यह उल्लेख इस क्षेत्र के साथ व्यापारिक संबंधों को बतलाता है। इसके साथ साथ इसका एक अन्य पक्ष विभिन्न बंदरगाह क्षेत्रों का विकास और इसके साथ बंदरगाह क्षेत्रों तथा आंतरिक क्षेत्रों के साथ विनिमय संधियों का विकास भी है। पूर्वी तट के महत्वपूर्ण बंदरगाह तामलिप्ति, अरिकमेडु तथा मुसलिपत्तनम थे तथा पश्चिमी तट के बंदरगाह भड़ौच, सोपारिक तथा मुजरिस थे। अगला टॉपिक का विषय है आंतरिक व्यापार। साहित्यिक स्रोत मिलिनपन्नों एवं जातक कथाएं व्यापार तंत्र के संगठन की सूचनाएं प्रदान करती हैं। इनका अनुमोदन पुरातात्विक साक्ष्यों जैसे सिक्के, मोहर आदि से भी होता है। इन साहित्यिक संदर्भों के साथ ही मोहरें एवं सिक्के भी इसके प्रमाण हैं। हाथी दांत, तांबा या तार आदि से ये बनाई जाती थी और इनका प्रयोग पहचान चिन्हों के लिए किया जाता था तथा वस्त्र को सुरक्षित रखने में भी किया जाता था। वस्त्र को रस्सी या सुतली से कसकर बांधा जाता था और गठान पर गीली मिट्टी लगा दी जाती थी और उसके बाद सील से मोहरबंद किया जाता था। फिर मिट्टी को या तो परोक्ष रूप से गर्मी देकर या धूप में सुखाया जाता था। उत्तर भारत के पुरास्थलीय स्थानों में ये मिट्टी की मोहरें जिनके पीछे सुतली का निशान होता है अधिकतर पाई गई हैं। सिक्का पद्धति व्यापार विनिमय का एक अच्छा सूचक है। मौर्य काल में तांबे के बिना ढले सिक्कों के साथ ही चांदी के छेद वाले सिक्के प्रचलित थे। मौर्य काल के पश्चात टकसालों में बनने वाले सिक्कों के टंकण की विविधता, संख्या तथा प्रकार में तेजी से वृद्धि हुई। सिक्कों पर अभिलेखों की शुरुआत हुई और सिक्कों के ढालने या टंकण की तकनीक में बहुत अधिक सुधार हुआ। उत्तर पश्चिम सीमाओं पर बसे भारत ग्रीक राजाओं ने चित्र वाले सिक्कों की शानदार श्रृंखला शुरू की जो भारत में कई शताब्दियों से चल रही थी। चांदी तथा तांबे के इन सिक्कों में द्विभाषिक लेख एक तरफ ग्रीक भाषा एवं लिपि में लिखे होते थे तथा दूसरी तरफ सामान्यतः खरोष्ठी लिपि तथा प्राकृत में होते थे। पश्चिमी भारत में छत्रप के सिक्के महत्वपूर्ण थे। प्रारंभिक शताब्दियों के सिक्कों की एक अन्य विशिष्ट शैली कुषाणों की थी। कुषाणों ने बहुत अधिक संख्या में सिक्कों को मुद्रित किया जिनमें भारत, ग्रीक एवं ईरान के विविध प्रकार के देवता चित्रित थे। सिक्का पद्धति व्यापारिक क्रियाओं को सुगम बनाने हेतु एवं मुद्रा के विस्तृत उपयोग को दर्शाती है। उत्तर अफगानिस्तान के आक्शन घाटी में बैक्ट्रिया, चीन में बैक्ट्रिया, उत्तरी अफगानिस्तान के आक्सन
घाटी में बैक्ट्रिया चीन तथा मध्य एशिया के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। बैक्ट्रिया शहर से एक मार्ग कपिस तथा काबुल घाटी से होता हुआ कुषाण साम्राज्य के प्रमुख प्रदेश तक जाता था। विभिन्न स्रोतों में भारतीय उपमहाद्वीप के भीतर दो मुख्य मार्ग का वर्णन है। एक उत्तरापथ जो उत्तर के प्रमुख केंद्रों से जुड़ा था। उत्तरापथ पुष्कलावती या आदि पार्षदा से उत्पन्न होकर तक्षशिला, मथुरा, कौशाम्बी तथा वाराणसी से पाटलिपुत्र होता हुआ और यहाँ से आगे बढ़कर चंपा तथा चंद्रकेतुगढ़ तक जाता था। दूसरा मार्ग दक्षिण पथ भारतीय प्रायद्वीप के केंद्रों से जुड़ा हुआ था। दक्षिण पथ महिष्मती से लेकर अमरावती तक जुड़ा था। मथुरा से एक और मार्ग सिंध के पश्चिम तरफ निकलता था और इस मार्ग के द्वारा घोड़ों को उत्तर की ओर लाया जाता था। मथुरा, उज्जैन तथा नर्मदा के मुहाने पर स्थित भरूच बंदरगाह से भी जुड़ा हुआ था। एक तीसरा रास्ता इंदु नदी के समांतर चला जाता था और नदी के मुहाने पर तक्षशिला से पटाला को जोड़ता था। यहाँ विशेष बात यह है कि सभी प्रमुख मार्ग गंगा नहर का अनुगमन करते थे और ऐसे कई सारे संदर्भ उपलब्ध हैं कि नदी में नाव के सहारे वस्तुओं को ले जाया जाता था। यह प्रमुख मार्ग कई छोटे मार्ग से जुड़ा था, जिनमें से एक नेपाल से वैशाली और श्रावस्ती तक आता था। आर्थिक जीवन का महत्वपूर्ण घटक संघ था, परंतु विकसित व्यापार ने उनकी भूमिका को और अधिक प्रासंगिक बना दिया। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों के बीच व्यापारिक संबंध का पता चलता है। अयोध्या से रोमन मृद्भांडों का प्राप्त होना एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है, जो उत्तरी भारत में रोमन मृद्भांडों की उपस्थिति को बताता है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि रोमन मृद्भांड ताम्रलिप्त लाए जाते थे और ताम्रलिप्त से गंगा नदी के माध्यम से देशक्षेत्र तक पहुँचते थे। लाल चमकीले मृद्भांड जो पश्चिम क्षेत्र और कुषाणों से जुड़े थे का आंध्र क्षेत्र में पाया जाना आंध्र क्षेत्र उत्तरी भारत के आंतरिक संबंधों को बतलाता है। इस प्रकार गांधार क्षेत्र और मथुरा क्षेत्र के बीच व्यापारिक संबंधों का साक्ष्य प्राप्त होता है।